आधे बच्चे नफरत करते हैं, आधे प्रेम करते हैं। ये बात तो आपको स्वीकार है कि नहीं होता? पहले बहुत हर्ट होता था कि फॉर्मूला तुझे याद नहीं और तू मुझे ज्ञान दिए जा रहा है कि ये सवाल मेरे से नहीं हो रहा। आपको लगता है क्लास से पढ़ने आने वाले बच्चों को कितने % बच्चे सीरियस रहते हैं? 10 से मैक्सिमम 90% बच्चा माता पिता का पैसा निपटाने के लिए जो है वो। कोटा में सर मेरा बाहर का कोई दोस्त नहीं बन पाया, ना लड़का ना लड़की, किसी से कोई दोस्ती नहीं। कि लड़कियों की रो अलग, उनसे बात नहीं करना, ये नहीं करना। और आपको कुछ अफसोस है उसका? नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं। मैं अभी भी साउथ इंडियन मूवीज देखता हूँ, जो कि सर पुष्पा के फैन है, मतलब अल्लू अर्जुन के फैन है। हाँ। और साउथ इंडियन अदाकारा की बात करूँ तो अदाकारा मतलब फिल्म एक्ट्रेस। फिल्म एक्ट्रेस देखो सोचना पड़ रहा है। अच्छा। हीरोइन तो माधुरी दीक्षित, बॉलीवुड में हीरोइन माधुरी दीक्षित। एक जमाने में मेरा भी क्रश हुआ करती थी माधुरी दीक्षित ना। मेरे तो रूम में बहुत सारे, जो हॉस्टल था उसमें रूम में बहुत सारे इसके पोस्टर लगे हुए थे। उसके पेरेंट्स कहाँ से पैसा ला रहे हैं? कई लोगों ने, आपको ध्यान होगा, एक बच्चा जो है अपनी जमीन गिरवी रख के आया था, तो मैंने क्या कहा था उसको, बताओ कि तुम इतने नंबर सिलेक्शन लेके जाओ, तुम्हारी फीस वापस कर दें। निजी स्वार्थ के लिए लोगों को अब्रॉड एमबीबीएस को प्रमोट करते हैं। हाँ, रशिया में जाके एमबीबीएस कर लो। अब जबकि उसकी वैल्यू क्या है? आज तुम वहां जाके रशियन लैंग्वेज सीखो, ये सीखो, लेकिन उसको आके तुम यहाँ पे वापस कंपटीशन देना है। भाई जब तुमको यहाँ के जब वापस कंपटीशन में उतरना ही है तो पहले ही कंपटीशन करके जाओ। कि आपकी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? मतलब मैंने लगभग ऐसे ही देखा जाए तो मैंने जैसे 15 या 20 के आसपास मैंने लड़कियों को देखा होगा। मैं रिजेक्ट के तौर पे, यदि आप ऐसा बोले कि मैंने किसी को रिजेक्ट किया है, तो बस वो वही रहा होगा कि जाने पहचाने राक्षस के साथ रहना ज्यादा बेहतर है। जिसको नहीं जानते उसके साथ। हमने तो पूरा ये नहीं चला गया ना क्लिप कट के, आपके घर है मेरे घर, तो फिर सोचना ना घर में क्या होने वाला है। मिठाई कौन सी पसंद है आपको? मैं सर अभी 4 दिन के बाद में मैं मेरे वहाँ जाने वाला हूँ राजस्थान, मिठाइयाँ खाने। अभी घेवर का सीजन चालू हो गया, घेवर और मालपुआ। बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं पढ़ाई के बारे में। हम लोग बताते रहते हैं कि ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, नीट का एग्जाम होने वाला है। अमर सर भी क्लास से पढ़ाते हैं, फिजिक्स में ये करना है, वो करना है। ठीक है, आज सोचा कि चलो आपसे बात करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मेरे बारे में तो बच्चे बहुत कुछ जानते हैं कि मेरी वाइफ कौन है, मेरे बच्चे क्या करते हैं, कहाँ का, मतलब मेरे बारे में मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है, तो बच्चे बहुत कुछ जानते हैं। पर अमर सर आज भी एक गूढ़ रहस्य के समान है, एक डीप सीक्रेट के समान है कि बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब जितने लोग सर से, आपको कैसा लगता है कि आधे बच्चे आपसे प्रेम करते हैं, आधे बच्चे आपसे प्रेम नहीं करते हैं? आधे बच्चे कहते हैं आप अच्छा पढ़ाते हो, आधे बच्चे कहते हैं कि आप वो पढ़ाते हो तब जिसमें मजा नहीं आता है, जिसमें ना मतलब ना तो शेरो शायरी है, ना डांस है क्लास में, ना कुछ है। और मतलब ये है कि मतलब आप कॉन्सेप्ट एकदम लड्डू सा, ऐसे मुंह में हलवे ऐसा नहीं देते हो। तो आधे बच्चे नफरत करते हैं, आधे प्रेम करते हैं। ये बात तो आपको स्वीकार है कि नहीं होता? हाँ, हमें स्वीकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप कहीं पे भी जब कुछ भी आप काम करो, देखो आज का जो इंटरव्यू है एकदम ब्रूटल होने वाला है अमर सर के साथ में, ठीक है? हाँ। तो उसमें ऐसा होता है ना कि आप 100% सेटिस्फेक्शन कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। मतलब यदि 100 बच्चे आपकी क्लास में, तो आप 100 में से 100 को सेटिस्फाई कभी नहीं कर सकते हो। क्योंकि क्लास जब बनती है ना, उसमें क्या होता है ना, उसमें सब तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक 50% वाला भी आएगा, 90% वाला भी आएगा। एक नेचुरल डर तो बच्चों को रहता है, वो नेचुरल डर ही उन्हें खाता है। और फिर नेचुरल डर में यदि टीचर भी डरावना हो, भयंकर टाइप का, तो बच्चों का डर डबल नहीं हो जाएगा क्या? हो तो जाता है कई बार। देखो अब आप बुरा पता वाले कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों की तरफ से मैं पूछ रहा हूं आपसे। सर कोई वो नहीं होता है कि, देखो क्या है ना, सब्जेक्ट का अपना सब्जेक्ट का एक नेचर होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एक लॉजिक देता हूँ। जैसे मान लो कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, और आप यूपीएससी की तैयारी करते समय आपको हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट है। अब हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसने तो पढ़ाया। अब जैसे मान लो कि पहले बाबर आया, हुमायूं, ये जो भी आए, वट एवर इट भी, मेरे को भी याद नहीं है। हाँ, तो अब यदि वो आए और उसमें एक सवाल आया, एक क्वेश्चन आया एग्जाम में कि इनको क्रम में अरेंज कीजिए, अरेंज ना ऑर्डर हु हैव विजिटेड इंडिया। अब ये सवाल ऐसा है कि सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन यदि वो सवाल भी यदि किसी बच्चे से नहीं हुआ, तो वो टीचर पे ठीकरा नहीं फोड़ेगा। उसे क्या लगेगा, सर कि मुझे याद नहीं रहा, मैं कंफ्यूज कर गया। लेकिन फिजिक्स में तो ठीकरा फूटा है सर। फिजिक्स में ठीकरा फूटेगा ही फूटेगा, क्योंकि फिजिक्स में क्या है ना कि आपको वो फॉर्मूला नहीं आता है
जैसे कोई पर्टिकुलरली, जैसे मान लो मैं तो बहुत सिंपल, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है, अब हम फॉर्मूला सिर्फ नहीं पढ़ाते, फॉर्मूले के साथ में लिखाते हैं भाई ये चीजों को ध्यान रखना है। तो उस समय बच्चा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है कि फॉर्मूले के संग में सर ने ये बातें बताई थी, इनको ध्यान रखना है कि ये आएगा तो ऐसे करना है और ये आया तो ऐसे करना है, ये दो चीजें हैं, अलग अलग तरीके से काम करना है। तो अब वो बच्चे को ध्यान में नहीं रहा ना, तो लेकिन उस समय ठीकरा सर पे फूट जाता है, बोलते कि सर जो बच्चे ठीकरा फोड़ रहे हैं आप उनसे प्रेम करते हो या आप भी उन पर तोहमत लगाने की कोशिश करते हो? देखो आपके मन में क्या रहता है? कोई क्रिटिसिज्म करता है तो आपको कैसा लगता है? अभी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, मैंने 2008 में मैथ से पढ़ाना शुरू किया था, शुरुआत मेरी मैथ से हुई थी। मतलब मैं ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, वो सब चीजें पढ़ाया करता था। इंजीनियरिंग में जस्ट पहुंचे थे, उस समय फिजिक्स नहीं पढ़ाता था। तो उस समय जैसे कोई बोल देना कि अब क्या होता था, उस समय मैं ऐसी चीजें ही पढ़ा रहा था, ट्रिग्नोमेट्री। अब उसमें क्या है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला आया, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला आया, तो ये फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला बच्चे को याद नहीं, अब मैं उसको बोल रहा हूँ भाई कॉस टू थीटा का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगेगा, 1 माइनस कॉस, जो भी लगाना है फॉर्मूला लगेगा। अब बच्चे को याद नहीं, तो उस समय बच्चा जब बोलता था ना, तो उस समय मेरे को थोड़ा सा हर्ट होता था। अभी हर्ट नहीं होता? अब नहीं, अब थोड़ा सा हम उससे थोड़ा सा ऊपर उठ गए। पहले बहुत हर्ट होता था कि फॉर्मूला तुझे याद नहीं और तू मुझे ज्ञान दिए जा रहा है कि ये सवाल मेरे से नहीं हो रहा। भाई तू फॉर्मूला बता दे, तेरे को यदि फॉर्मूला याद है तो अब नहीं हो रहा, तब मैं आगे हेल्प करूंगा। अब मैं तेरे से फॉर्मूला पूछ रहा हूँ कि भैया इसका फॉर्मूला बता, तेरे को फॉर्मूला याद नहीं, तू कैसे सॉल्व करेगा आगे सवाल को? या मेथड बता कि जो हमने मेथड सिखाई है। मतलब आप अभी जो आपको पसंद नहीं करते हैं आप उन्हें भी पसंद करते हैं, ये मान लें? हाँ बिल्कुल। देखो क्या पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। हाँ, अच्छा, पहले थोड़ा रहता ये बताइए कि आप किस स्टेट के रहने वाले, कहाँ आपका जन्म हुआ था? मेरा तो अभी हाल फिलहाल में मैं बोलूँ तो मैं 3 स्टेट से अभी रिलेटेड हूँ। हाँ। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। हाँ, तो महाराष्ट्र से क्या कनेक्शन है आपका? महाराष्ट्र से कनेक्शन ऐसा है कि मेरा मतलब मेरा जन्म स्थान, मतलब क्या बोलेंगे, बर्थ प्लेस मेरा महाराष्ट्र रहा है। और बहुत ही छोटी उम्र में ही, मतलब हमारे पापा यहाँ पे राजस्थान में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में बयाना करके एक तहसील है, वहां पे हम लोग काम करते हैं। तो वहां पर मैं बचपन से ही रहा हूँ, तो स्कूलिंग मेरी वहीं की हुई है, राजस्थान में बयाना तहसील करके है, आदर्श विद्या। तो आपका जो पैतृक काम था वो किस तरह का काम था? हमारा पैतृक काम, मतलब पापा का जो काम था वो सोने चांदी का काम था। अच्छा। हाँ, मतलब ये जो जैसे पायल बनती हैं, ये सब चीजें होती है ना। तो आपका इंटरेस्ट नहीं हुआ कभी ज्वेलरी शॉप ये सब? मेरा खुद का इंटरेस्ट वही था, पर पापा नहीं चाहते थे। अच्छा, पापा नहीं चाहते थे? क्योंकि उनके पापा था, हमारे घर फैमिली में थोड़ा सा ऐसा रहा है कि मेरे दादाजी जो है वो मुंबई में काम करते थे कपड़ा मिल में। तो वो नहीं चाहते थे कि मेरे पापा जॉब करें। तो उनको, वो ऑलरेडी पुलिस भर्ती में जा चुके थे, पुलिस का वो मिल चुका था, नहीं करने दिया। मिलिट्री में जा चुके थे, वो भी नहीं करने दिया, बोले धंधा करना है, बिजनेस। तो दादाजी ने उनको सिखा के वहां लगवाया, भिजवाया। तो फिर क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे ऐसा, तो पापा चाहते थे कि मैं धंधा ना करूं, बिजनेस ना करूं। तो वो मेरे से नौकरी के लिए चाह रहे थे, तो बोले कि तू पढ़। और पता नहीं क्या होता था ना कि जब हम छोटे थे ना, नंबर आ जाते थे। नंबर कैसे आया पता मेरे को भी नहीं चलता था, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत क्लियर शेड्यूल था। सुबह 7 बजे हमारा स्कूल था ना। बेसिकली बिजनेस परिवार से थे आप ना? अच्छा, तो आप मुंबई कैसे आए थे? मुंबई आने का इंसिडेंस ऐसा हुआ था कि चूंकि हमारी, अब मैंने आपको जैसे बताया, राजस्थान और महाराष्ट्र, मुंबई वॉज द सेंटर लोकेशन, कि जहां पर मैं रह के इंजीनियरिंग कर सकता था। और मैं, मेरी फैमिली से, आपने मुंबई से किया हुआ है? हाँ, मुंबई यूनिवर्सिटी से। तो वो एक ऐसी प्लेस थी जहां पर वो मेरे को मिड प्लेस था। वहां से, मुंबई से बयाना हमको 24 घंटे का रास्ता, और मुंबई से मेरा गांव जो वहां पे सांगली में है वो लगभग 10-12 घंटे का रास्ता। तो मुंबई सेंटर लोकेशन था, इसलिए मैं मुंबई गया था इंजीनियरिंग करने के लिए। 24 घंटे का रास्ता था, उतना पूरा देसी की क्रॉस वही, पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी के हिसाब से बोल सकते हैं अपन उसको। हाँ, तो ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, जर्नी की। ट्रेन जर्नी में उतना ही लगता है, 1100, मतलब मुझे लगता है कि मुंबई से मेरा 1201 किलोमीटर होगा, 1500 किलोमीटर होगा, जो ट्रेन में जो जर्नी का जो टाइम लगता है लगभग। अच्छा, जितने भी ऑफलाइन क्लासेस आपने भी कभी ज्वाइन किया होगा, आप बता रहे थे कोटा में आपने पढ़ाई की है, तो मतलब आपको लगता है कि क्लास में पढ़ने आने वाले बच्चों में कितने % बच्चे सीरियस रहते हैं? सर, मैं जिस क्लास में पढ़ता था, मैं कैरियर पॉइंट कोटा में पढ़ा हूँ, और मेरी जो क्लासरूम थी ना, मेरे क्लासरूम में 300-350 बच्चे हुआ करते थे, 300-350 के आसपास बच्चे हुआ करते थे। एंड उसमें से हार्डली जो सीरियस बच्चे जो पढ़ रहे थे,
मैं मान लो थोड़ी देर के लिए मुझे कंसीडर करूं या नहीं करूं वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन फिर भी लगभग 25-30 बच्चे ही आसपास रहे करते थे जो सीरियस हुआ करते थे। कितनों में से? 250-300 में से 10% 10% बच्चा 10% के आसपास, 10 से मैक्सिमम 20 90% बच्चा माता पिता का पैसा निपटाने के लिए जो है वो आया होता है, क्योंकि उसको ट्राई करना है एक बार उसको भी ट्राई करना होता है, दोस्तों का साथ होता है। आदमी को रियलाइजेशन तो बहुत समय के बाद कंपटीशन का होता है कि किस डेप्थ पे कंपटीशन है। खैर छोड़िए, आप पढ़ाई लिखाई की बातें थोड़ी कम करते हैं। आप तो ये बताइए कि आप जब कोटा पढ़ने आए तो कोटा में आपको जो है वो आपके दोस्त बने या नहीं बने कुछ? कोटा में सर मेरा बाहर का कोई दोस्त नहीं बन पाया। अच्छा, ना लड़का ना लड़की? ना लड़का ना लड़की, किसी से कोई दोस्ती नहीं। अच्छा, नहीं कुछ आप भी। बॉयज स्कूल में पढ़े हुए हैं? मैं सर 10 तक कोएड था हमारा। अच्छा। लेकिन वो 10 तक कोएड मतलब वो आरएसएस वाला स्कूल था हमारा। अच्छा। तो कि लड़कियों की रो अलग, उनसे बात नहीं करना, ये नहीं करना। अच्छा, और तो आपको कुछ अफसोस है उसका? नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं। बात नहीं करने दिया हमको, 10वीं क्लास तक किसी से बात ही नहीं कर पाया। हम तो भाई देखो प्योर बॉयज में पढ़े, हमारा स्कूल तो बॉयज स्कूल था, है ना। और पता नहीं जहाँ भी पिताजी का ट्रस्ट था वहां पे बॉयज स्कूल ही मिला करता था हमको ना। तो हमको तो क्या है, मेडिकल कॉलेज जब है वहीं पर हमको जो है ना, मतलब समझ लो कि दूसरी प्रजाति के दर्शन वहीं हुए घर के अलावा। घर में तो होता है कि जिससे बैचमेट के हिसाब से बात करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो होता ही है। ट्यूशंस में मैं बॉयज ट्यूशन में तो हमारे यहाँ क्या था, जैसे मैंने जिंदगी में पहली बार ट्यूशन लगाई थी 10th क्लास में। देखो हम लोगों की बातें बड़ी अजीब लगेंगी आपको, क्योंकि हम लोग जो है ना आप लोगों से कई डिकेट्स पीछे चल रहे हैं ना। हम लोग अपने, क्योंकि आजकल तो जो चीजें कॉमन है ना वो हम लोगोग के लिए बड़ी रेयर हुआ करती थी। मतलब आज व्हाट्सएप पे लोग मैसेज कर देते हैं, हम लोग को किसी को चिट्ठी कुछ भेजना हो तो वो मुसीबत थी। मतलब खैर छोड़ो, अभी हम वो बात नहीं करेंगे अभी तो। अच्छा सर, ये बताओ आप मेरे को, किस तरह की फिल्में देखना पसंद है आपको? मैं अभी भी साउथ इंडियन मूवीज देखता हूँ, जो कि किसी भी भाषा में हो, मतलब या तो हिंदी में डब होती है तो भी देख लेता हूँ, हिंदी में डब नहीं हो तब भी मैं देख लेता हूँ। साउथ इंडियन मूवी देखते हैं आप? हाँ, मैं आपको उनके एक्शन सीन में फिजिक्स कहीं नजर आती है? नहीं, उनके एक्शन सीन में फिजिक्स नहीं होती, यही सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि दिमाग नहीं लगाना, दिमाग को साइड में रखो और मूवी को मूवी की तरह एंजॉय करो तो उसमें मजा आता है। हालांकि उनमें कुछ स्टोरीज भी बहुत अच्छी होती है, आप देखें ना तो कि उनमें एक फैमिली वैल्यूज को लेकर के उनका थोड़ा कंसर्न ज्यादा रहता है। मतलब उनकी बड़ी फैमिलीज दिखाते हैं कि बुआ भी रह रही है, मामा भी है और चाचा भी है, ताऊ भी है, सब हैं फैमिली के अंदर में। मतलब वो कहीं बाहर जाके उनके रिश्तेदारी बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, सब बड़ी सी हवेली दिखाएंगे, उसी में सब लोग रहते हैं। वो एक उनका कंसर्न रहता है। सर साउथ इंडियन मूवीज की जो है, तो आपको फिर कौन सा फिल्म स्टार पसंद है साउथ इंडियन मूवी? सर मैं अल्लू अर्जुन। अच्छा, अल्लू अर्जुन, ये पुष्पा वाला? हाँ, पुष्पा वाला। उसकी क्या और भी मूवी पुष्पा के अलावा बहुत सारी? उसकी सबसे पहली मूवी जो मैंने देखी है वो है आर्या। अच्छा, आर्या करके उसकी मूवी थी, मुझे लगता है मैंने अपने इंजीनियरिंग में 2008 में देख चुका था वो। अच्छा। 2008 या 9 के आसपास है, 10 हुआ होगा। वही इंजीनियरिंग में था मुंबई यूनिवर्सिटी में, तब मैंने वहां पे देखी थी, और वो मूवी मैंने तेलुगु में ही देखी थी। सर पुष्पा के फैन है, मतलब अल्लू अर्जुन के फैन है। हाँ। और साउथ इंडियन अदाकारा की बात करूँ तो? अदाकारा मतलब फिल्म एक्ट्रेस। फिल्म एक्ट्रेस देखो सोचना पड़ रहा है। नहीं ऐसे, मतलब वो तो नाम भी नहीं पता। झूठ बोल रहे थे ना, साउथ इंडियन मूवी देखते तो आपको नाम अब एक्टर्स में भी मेरे को 2-4 नाम पता है, उसके अलावा ऐसे नहीं। जैसे मैं अल्लू अर्जुन की मूवी देखता हूँ, चिरंजीवी की, एक्ट्रेस के नाम नहीं पता, फिल्म एक्ट्रेस के नाम ऐसे एकदम से रिकॉल नहीं हो रहे। मतलब 4 ऑप्शन में से मैं सेलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, ऐसे रिकॉल नहीं हो रहे, चेहरे याद हैं। अच्छा, चेहरे याद है। जैसे मैं बताऊं, आर्या की ही जो आर्या मूवी में जो हीरोइन थी, अब उसका नाम मेरे को याद नहीं है, वो बहुत मतलब उसका क्या बोलते हैं, मासूम सा चेहरा, उसकी वो स्टोरी लाइन बहुत अच्छी लगी हमको वो। अच्छा अच्छा, कि कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, और वो स्टोरी, अब देखो, अब कोई यदि उस स्टोरी को देखेगा तो वो बोलेगा। मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ उस मूवी का। वो एक्चुअली क्या है, तो आपको बॉलीवुड में कोई नहीं पसंद है? बॉलीवुड में हीरोइन? हाँ, हीरोइन या हीरो? हीरोइन तो माधुरी दीक्षित। अच्छा अच्छा, हीरोइन तो माधुरी दीक्षित, बॉलीवुड में हीरोइन माधुरी दीक्षित। एक जमाने में मेरा भी क्रश हुआ करती थी माधुरी दीक्षित, है ना। ठीक है, तो मेरे तो रूम में बहुत सारे, जो हॉस्टल था उसमें रूम में बहुत सारे इसके पोस्टर लगे हुए थे। तो खैर, पोस्टर तो हमने कभी किसी के नहीं लगाए, पर तो फिर काय का फैन? तो जब तक 2-4-5 पोस्टर न लगे तो काय का फैन आते। चलो ठीक है। और फिल्म एक्टर कौन? फिल्म एक्टर बॉलीवुड में, बॉलीवुड में तो अपना ये क्या बोलते हैं, सलमान खान और संजय दत्त। अच्छा, ये सलमान खान और संजय दत्त। हालांकि स्पोर्ट्स खेलते हैं आप? स्पोर्ट्स नहीं खेलते तो कुछ भी नहीं है। पहले थोड़ी बहुत चीजें, जैसे जो होता है ना कॉमन, मतलब क्रिकेट खेल लिया,
आता जाता आपको कुछ नहीं। शौक किस चीज का है? कौन सी ऐसी जो तो हॉबी पार्ट टाइम के लिए आप जो कर रहे हैं? अभी करंटली जैसे अभी मैं सोच रहा हूँ, मैंने अभी कुछ दिन से सोचा है कि मैं हिस्ट्री पढ़ना चालू करने वाला हूँ, सोच अच्छा। रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन पार्ट टाइम में ऐसे सच में अभी तो क्या होता है ना, एक समय ऐसा आता है ना आपकी जिंदगी में जब आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होता है, आपके पास में आपका बच्चा, जैसे अभी मेरे बच्चे छोटे हैं तो आप घर में जाने के बाद कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कंधे पे वही नाचते रहता है। तो आप शौक के तौर पे बोले कि आप जिम कर लो तो वो भी नहीं कर सकते, घर से बाहर निकलते पहले ही उसको, वो सिर्फ एक ही बार घर से बाहर जाने की परमिशन देता है, सुबह जब हम अपना टिफिन लेके निकलते हैं बस, उसके बाद वो घर से बाहर नहीं निकलने देगा, उसके बाद तो वो साथ में चाहिए। तो इसलिए वो बचता ही नहीं है जिंदगी में। अब आप किताब लेके बैठो, कितना बड़ा आपका बच्चा है? अभी सर 2 साल पूरे हो चुके हैं, अभी लगभग 2.5 साल का हो गया। हाँ, बहुत एक्टिव है वो। बहुत ज्यादा। तो वो कुछ नहीं करने देगा। आप सोचो ना तो कि आपकी जैसे कोई हॉबी होगी ना कॉलेज पहले से, कोई किसी किसी? पहले हमें मतलब जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा तो हमको इसका शौक लग गया था, क्या बोलते हैं, वॉलीबॉल खेलने का। अच्छा। तब वॉलीबॉल बहुत खेलते थे, नियम वगैरह नहीं पता थे, पर शौक लग गया था। बॉल मारना है बस। हाँ, खेलना है, बॉल मारना है बस। आपका कितना इंटरेस्ट है आध्यात्म को लेके? रिलीज तब था ना जो अपन स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते, उसमें कितना इंटरेस्ट है आपका? कितना मतलब आप स्कोर दोगे अपने को 100 में से? मैं स्पिरिचुअलिटी के मामले में तो ऐसा हूं कि मूड्स पे डिपेंड करता है। कई बार मैं तो ऐसा कहूंगा, मेरा खुद का पर्सनल ऐसा है कि जैसे कई बार ऐसा है कि मैं मंदिर चला जाता हूं और कई बार ऐसा है कि मैं मंदिर तक जाके गेट से लौट के आता हूं, यार मन नहीं कर रहा, मैं नहीं जा रहा। अच्छा। मतलब मैं थोड़ा अलग टाइप का ही इंसान हूं, आप ये कह सकते हो। मानने कोई मानता है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं मानता है तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपने धर्म की बढ़ाई करे तब भी कोई दिक्कत नहीं और बुराई करे तब भी कोई दिक्कत नहीं। मैं सब तरह से न्यूट्रल रहता हूं उस मामले में। एट एवरी प्लेस आई एम न्यूट्रल। मतलब आप ये कह ही नहीं सकते कि मेरा झुकाव कि इस तरफ ज्यादा है या इस तरफ। अब तक आप जितनी भी जगह में रहे हैं, सबसे अच्छी जगह आपको कौन सा शहर लगा है आपको? शहर तो सर, लाइफ जो थी, जिंदगी तो वो लगी थी मेरे को मुंबई में। अच्छा। भोपाल आने के बाद ऐसा लगा कि कुछ थम सा गया है, वो स्पीड नहीं है यहाँ पे। जिंदगी में जो स्पीड थी ना वो यहाँ पे नहीं है। आप मुंबई को मिस करते हो? हाँ सर, मैं मुंबई को तो मिस करता हूँ। कोविड टाइम में आपको यहाँ आना पड़ा था? हाँ, कोविड टाइम में यहाँ आना पड़ा तो उस समय भी, अब क्या है ना, देखो ये कुछ चीजें ऐसी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जैसे मुंबई में क्या है कि लोग थोड़ा सा फास्ट मूविंग होते ही हैं क्योंकि उनको क्या समय का महत्व है। यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा कि लोगों को समय का महत्व नहीं है। और वो इम्पैक्ट क्या होता है ना, आप जिस सराउंडिंग में रहते हो धीरे धीरे आप भी वैसे बनने लगते हो। नाउअडेज आई एम फीलिंग फॉर मी दैट आई एम नॉट वैल्यूइंग माई टाइम। मुझे ऐसा ये बात तो भोपाल की मैंने देखी, टाइम का वैल्यू नहीं करता आदमी। यहाँ पे 11 बोलेगा तो 2 बजे 1 बजे आ रहा है, आज हम मिलूंगा तो आज ना कि कल, तो उसको टाइम का वैल्यू जो है वो नहीं रह पाता। और ये पता है धीरे धीरे आपकी जिंदगी में कब घर कर जाता है आपको पता नहीं चलता है। क्योंकि मुझे अभी एहसास होने लगा कि जैसे हमारा पहले ऑफिस का टाइमिंग 9 बजे हुआ करता था, तो 8:45 बजे, 8:50, मैक्सिमम 8:55 मेरा आने का टाइम होता था। और मैं यहाँ पे स्टाफ को देखता था कि 9 बजे आ रहा है, 9:05 पे आ रहा है, 9:10 पे आ रहा है, आराम से आ रहा है। धीरे धीरे तो आपका पढ़ाने का शुरू से पैशन था या पढ़ाने आपका कोइंसिडेंस पढ़ाने में आप आ गए अचानक? पढ़ाना मैंने या मजबूरी में आए? नहीं, मैंने 2008 से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। 2008 में मैं जस्ट मुंबई में पहुंचा था, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में, एंड मैंने मैथ से पढ़ाना स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था। और उस समय मैथ से जब मैंने पढ़ाना चालू किया तो उस समय मेरे पास ऐसे टॉपिक थे कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता था, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी। और वो वहां पे उन मतलब जहां पे मैं पहली बार गया था उन्होंने भी मेरे को बोला कि क्या आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा पाओगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाते समय हम लोग बात करते हैं इसके नाम में ही कॉम्प्लेक्स है लेकिन है बहुत आसान। और ये चीज मतलब मुझे कोटा में जब मैं पढ़ा था तो उसका मुझे बहुत एडवांटेज मिला। कोटा की पढ़ाई का मुझे एडवांटेज मिला क्योंकि कोटा में हम चूंकि जेई की तैयारी के लिए गए थे, नाम जेई था, बाकी वो तो क्या मुझे निकालना था 1 साल, इसलिए गया हुआ था मैं। ऐसा नहीं था कि मुझे कोटा में जाके। कोटा में तो अभी कोचिंगों का माहौल काफी बदल गया, पहले जैसा तो नहीं रहा माहौल। अब क्या रेट करते हो? क्या आज भी है वो उस तरह का माहौल? जाना चाहिए बच्चों कोटा? कोटा सर है ना, आपको है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। कोटा आपको जीना सिखाता है। मतलब मैं आपको बताऊं कि एक बच्चा जब पहली बार घर से बाहर निकलता है तो उसके बाद उसे
लोगों से कैसे रहना है, लोगों से कैसे बात करनी, अपने आप को कैसे संभालना बच्चे है। भोपाल भी आए थे तो वो यहाँ भी उन्होंने वही सब स्ट्रगल फेस किए बच्चों ने। स्ट्रगल फेस करने के बाद में अब क्या होता है, देखो प्रॉब्लम कहाँ हुई ना, आजकल के बच्चे जो हैं और उस समय जो बच्चे थे वो सीखना प्रेफर करते थे। आजकल के बच्चे कंप्लेंट करना पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं है ना, अभी जो है हमारे समय या पहले के समय में क्या होता, बच्चे ज्यादा हुआ करते थे तो उतना पेरेंट्स केयर नहीं कर नहीं पाते थे, मजबूरियां हुआ करती थी। पर आज चूंकि क्या, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी, डबल चाइल्ड पॉलिसी, या जो और कुछ ऐसे पेरेंट्स की हमें नहीं मिला इसलिए हमारे बच्चे को तो सब मिलना चाहिए करके, तो वो जो पैम्परिंग है ना, उन्होंने बच्चों को वीक कर दिया है, मेंटली भी फिजिकली भी। तो इस वजह से क्या है, बच्चे को हर सुविधा चाहिए। अब उसके लिए पेरेंट्स चाहे कुछ भी करे तो वो बच्चे तुरंत कंप्लेंट मोड में आ जाते हैं, तुरंत विद्रोह वाले मोड में आ जाते हैं कि ये क्यों नहीं है, आप क्यों नहीं कर पा रहे, बाकी पड़ोसी तो कर पा रहा है तो आप क्यों नहीं कर पा रहे, उस मोड में आ जाते हैं। इस वजह से क्या, बच्चे सीख नहीं पाए, स्ट्रगल होता है। अब ये स्ट्रगल जिसने सीख लिया वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होता है। आईआईटी निकलना न निकलना, नीट में आपका सिलेक्शन होना न होना, ये आपकी पढ़ाई पर निर्भर करता है कि भाई आप पढ़ाई में कितने अच्छे हो, आपने कितनी मेहनत करी, ये इसी बात पर निर्भर करता है। यदि सिर्फ कोचिंग पर निर्भर करता होता तो सारे बच्चे निकलते हैं, हर कोचिंग के सारे बच्चे निकलते हैं। अब नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि क्या हम लोग ऐसी बातें करते हैं, अब जैसे कोटा में हम तो पढ़े, अब मेरे समय में अब जैसे दासवानी क्लासेस करके हुआ करते हैं, वो बंद हो गए इसलिए मैंने उनका नाम ले लिया। हुए, चालू हुए, बंद हुए, बच्चा पढ़ने गया, कैल्विन करके क्लासेस थे, खुले, बंद हुए। अब कोटा में तो हर साल एक नया क्लास खुलता है, अभी भी कोई खुला है, इस साल भी खुलेगा, 2 साल चलेगा फिर बंद हो जाएगा, वो तो हंगामे चल रहे होते हैं, वो तो खैर कमर्शियल एक्टिविटी है, अपन उस पर बात नहीं करते। आप ऑनलाइन में जब आके जुड़े तो आपको ऑनलाइन में पढ़ाने का और आपको मतलब कैसा लगा, आपको ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन में? मैं ईमानदारी से बताता हूँ सर कि मतलब मैं फोटो भी खिंचवाना पसंद नहीं करता था। मैं फोटो भी जो क्या जो मैंने मेरा 2008 का फोटो जो मैंने पहली बार एक बार गलती मतलब खिंचवाया था, पासपोर्ट साइज फोटो, उससे मैंने पूरी इंजीनियरिंग निकाल दी। मैंने मास्टर्स डिग्री में भी वही फोटो लगाता था, क्योंकि फोटो खिंचवाने जाओ तो आड़े टेढ़े से फोटो आते थे, कभी की आंख बड़ी हो गई, कभी आंख छोटी आ रही है, कभी इधर देख लिया, कभी हंसे नहीं। वो एक बार अच्छे ढंग से जो खिंच गया, मतलब भाई इसी पे ही चलने दे। कैमरामैन सेट कर करके परेशान हो जाता, बोले सर कि थोड़ा ऐसा करो करके, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब मैं आया ना, मुझे मतलब खुद को आश्चर्य हुआ कि मैंने पहली बार में मतलब एक भी रीटेक नहीं हुआ था, मैंने कहीं काटा नहीं था, कुछ भी नहीं किया था। आपने मुझे पेपर पकड़ा दी कि आप इसे एक्सप्लेन करना चालू कर दीजिए करके, और आपको बाद में आना पड़ा कि बचा हुआ हम बाद में करेंगे करके। मुझे अभी भी वो इंसिडेंस याद है। मैं आया था स्टूडियो में, आप बैठे थे, 11 बजे का टाइम अपना डिसाइड हुआ था, मैं 11 में थोड़ा पहले जस्ट आ चुका था, एंड देन आपने बोले कि ऐसे ऐसे सेट करना है करके, और फिर हम लोगों ने तो बहुत सारा बायोमेंटस में हमने बहुत तब बड़ा फैन फॉलोइंग, बड़ा क्राउड, सब कुछ देखा हुआ हम लोगों ने, सारा कुछ इसमें ना जो बिल्टअप किया हम लोगों ने, पूरा जो हजारों सिलेक्शंस है ना, बिल्कुल सेरेमनी सब देखा हुआ हम लोगों ने। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने आपको बहुत ज्यादा मतलब दिमाग पर आपके मतलब उसने बहुत ज्यादा आपको जो है वो टच किया हो, स्टूडेंट ने, तो जिसको आपको अभी भी आपको अपने बायोमेंटस का स्टूडेंट जो आपके दिमाग में रहा हो? ऑनलाइन में सर मेरे दिमाग में जो स्टूडेंट रहा वो एक तो विवेक दुबे रहा। अच्छा। जो कि जो एम्स भोपाल में 2020 कोरोना बैच में, जो कोरोना के टाइम पे जो उसका एम्स भोपाल में 2020 की एग्जाम जिसने दी थी, उससे पहले जैसे रिदिम श्रीवास्तव नहीं, एक दूसरा लड़का था जो 12th के साथ में ही सेलेक्ट हुआ था, ये श्वेत मिश्रा शायद, हाँ, एक वो मेरे को दिमाग में, हाँ। पर यदि मुझसे आप पूछे ना कंपैरेटिवली इन दोनों में से भी, तो मैं विवेक दुबे को प्रेफरेंस दूंगा। विवेक दुबे मेरे दिमाग में इसलिए रहा क्योंकि उस बंदे ने मेहनत करी, और उसकी मेहनत मुझे पता थी। श्वेत मिश्रा ने भी मेहनत करी, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं करी, पर उसकी मेहनत मुझ तक कभी पहुंची नहीं। उसकी मेरे पास मेहनत, उस बंदे ने 4 बार पूरी यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर बनाई, 4 बार डीपीएस पूरी लगाई, 4 बार पूरे टेस्ट पेपर कंप्लीट कर चुका था। मतलब मैं विवेक दुबे, तो वो मेहनत का लेवल होता है। 4 बार मतलब सर, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर ऐसी बुक है, फिजिक्स में एक चैप्टर में 300 से 400 क्वेश्चन है, एक चैप्टर करने में मजा आने लगे क्वेश्चन तो फिर मजा आता है। और पूरे फिजिक्स में हम 32 चैप्टर मानते हैं, तो 30 राउंड फिगर के लिए कर लेते हैं, इधर 300 राउंड फिगर के लिए कर लेते हैं, तो 30 × 300 कर लें तो लगभग 9000 क्वेश्चन फिजिक्स में हो गए। अब उस 9000 क्वेश्चंस को उसने
4 बार बनाया, मतलब 9 चौक 36,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो हो गई। डीपीएस की प्रैक्टिस 3 से 4 बार, उसने 4 बार डीपीएस लगा दिए, टेस्ट लगाए अपना। हर उस समय अपना टेस्ट का पैटर्न अलग था, वेडनेसडे संडे सैटरडे वाला पैटर्न था, लेकिन मैं ये मानता हूँ एक बार तो हफ्ते में फिजिक्स आती थी। देखो क्या होता है लाइफ में कि कुछ बच्चे याद रहते हैं ना, मेरे को भी कुछ बच्चे याद है ऐसे, तो वो टच कर जाते हैं आपको कि आपको हमेशा आप उनका रखते हो। नाम नहीं लीजिएगा, पर कोई ऐसा बच्चा है जिससे आप बहुत हर्ट फील किए हो, जिससे आपको लगा हो कि बहुत ज्यादा हर्ट हुआ हो, कोई इंसिडेंट सा? सर हर्ट ऑनलाइन में कभी नहीं हुआ। ऑनलाइन में कभी हर्ट, ऑफलाइन में हर्ट हुआ आपको? ऑफलाइन में हर्ट हुआ। तभी आपने ऑफलाइन बैच कैंसिल कर दिया इस बार? ऑफलाइन में हर्ट हुआ, और मुझे ऑफलाइन में इतना हर्ट हुआ ना कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे समझ में आया कि नाउ द स्टूडेंट्स, जो आजकल के जो बच्चे हैं ना, मतलब मैं आजकल ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, पर उन बच्चों में ना वो एक टीचर की जो रिस्पेक्ट हुआ करती थी ना, वो खत्म हो गई है। अच्छा। अभी आजकल की जो जनरेशन में जो बच्चे आ रहे हैं, वो आपको एज अ सर्विस प्रोवाइडर देख रहे हैं, या आपको एज अ बिजनेसमैन देख रहे हैं। वो कस्टमर की नजरों से आ रहे हैं और वो हमसे सर्विस चाह रहे हैं। देखो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, पर फिर क्या है ना, फिर वही होगा कि यदि तुम कस्टमर बन के आओगे तो फिर हमको दुकानदार बनना ही पड़ेगा। पर क्या था, हमारे दिमाग में कभी ये नहीं था कि हम दुकानदार हैं। यदि हमारे दुकान दिमाग में पहले से ये फिट होता ना कि हम दुकानदार, आप ऑफलाइन में हर्ट फील किए हो? ऑफलाइन में हर्ट फील किए, क्योंकि क्या होता है ना कि वो हर्ट ऐसा लगा ना मेरे को। कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे आप बहुत हर्ट हुए हो है? इंसिडेंट्स तो देखो क्या है सर, देखो हमने तो देखा कि बच्चे के साथ में ऐसी कि मेरे सामने जैसे मेरे पास आए तो मेरे बारे में अच्छा बोलेंगे, आपके पास गए तो आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, और बाद में कहीं अपने को पता लगता है कि नहीं ये तो कुछ और ही सोच रहा है। तो वो चीजों ने, इंसिडेंट्स तो क्या है, देखो इंसिडेंट्स ऐसा मैंने कभी, क्योंकि यार मैं भूलना पसंद करता हूँ। अच्छा। याद रखने से क्या होता है, वो आपको हमेशा जख्म ताजा रहेंगे, भूल जाओ वो ज्यादा बेटर है। बस मैंने पिछले बैच से बस इतना ही कंसीडर किया कि बच्चों को बिना टेस्ट के अंदर मत लो। हाँ, आपने इस बार से मैथ्स का क्योंकि मैंने देखा ना सर, अब बच्चा आया है मेरे से पढ़ने, 4 साल का ड्रॉपर है। अब आप डोंट टेक इट अदरवाइज, 4 साल का ड्रॉपर है, मैं उससे पूछ रहा हूँ 1 - 1 कितना होता है। अब वो मेरे को यदि 0 बता रहा है या कुछ और 1 आंसर दे रहा है, तो मेरा मन तो अंदर से आत्मा बाहर निकल के उसको मारने का ही मन कर रही थी। पर मजबूर था, हाथ बंधे हुए थे, सामने कैमरा था, बच्चे थे, मन तो ऐसा ही करता था। जो बच्चे आए थे उसमें से मैक्सिमम बच्चों के साथ में यही समस्या थी कि उनको बेसिक मैथ्स नहीं आ रहा है। भाई तुम मुझसे फिजिक्स वो, लेकिन घोर विरोधी हुए फिजिक्स के वो बच्चे हैं। यही, क्योंकि मैंने आपको भी बोला, अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करके बस ब्लेम, यही पे लैकुना है कि बच्चों ने अपनी कमी को उन्होंने टीचर या क्लासेस पे रोल दिया। इतना आपने सोचा होगा कि मैंने आपको पूरी लिबर्टी दी, सिर्फ आप बोलोगे तो बैच ऑफलाइन बनेगा, नहीं तो आप बोलोगे तो नहीं बनेगा। इसीलिए अच्छा हुआ कि देखो क्या होता है ना, पेरेंट्स की बददुआओं से हम मतलब मर जाते। देखो मैं तो मान लो, मैं किसी बात को लेकर दुखी था। मुझे लगता था कि हम लोग तो कमर्शियल वैसे कोचिंग है, तो मुझे लगा कि बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ये एक अलग मुद्दा हो गया। उसके पेरेंट्स कहाँ से पैसा ला रहे हैं। कई लोगों ने, आपको ध्यान होगा, एक बच्चा जो है अपनी जमीन गिरवी रख के आया था, तो मैंने क्या कहा था उसको, बताओ? कि तुम इतने नंबर सिलेक्शन लेके जाओ, तुम्हारी फीस वापस कर देंगे। ये भी कहा था लौट जाओ, ये गलत तरीका है। हाँ, लौटना तो पहले, लौटने को तो हम पहले ही बोले थे, क्योंकि हर बच्चे से पूछा हम लोगों ने कि पैसा कहाँ से आया बेटा, किसी ने बोला कि घर गिरवी रखा, किसी तो सब मना किया। नहीं, कई बच्चों को लौटा, 8 या 10 बच्चे लौटाए होंगे हम लोगों ने पिछली बार, जो जमीन गिरवी रखकर, घर गिरवी रख के, प्रोविडेंट फंड तोड़ा के पैसा लेके आए थे। भाई तुम, जब पेरेंट्स की कैपेबिलिटी उतना अफोर्ड करने की नहीं, तो अननेसेसरी उनको प्रेशराइज करो। मुझे कई बार लगता है कि देखिए बच्चे क्या परफॉर्म किए अलग मुद्दा है, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स बहुत दुखी हुए, फाइनेंशियली भी ड्रेन आउट हुए, और बच्चों ने वो जाके इनको बोला कि नहीं साहब फला कोचिंग में गए थे तो हम लोगों ने हमसे हमारे साथ गलत कर दिया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी तो आई है, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि यदि किसी पेरेंट्स कोई यदि वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि हम लोग बहुत ऑनेस्ट ईमानदार लोग थे। अमर सर से बात शुरू हुई थी, हम लोग दोनों साथ बैठे हैं यहाँ पे, हम लोग ने कुछ भी नहीं, आप और अभी भी जिनको लगता है कि क्लास में क्या पढ़ाया गया था, कैसे पढ़ाया गया था, तो ग्लेडिएटर बैच 1.0 रीबॉर्न 3000 रुपये का कोर्स है, वो डला हुआ है ऐप के अंदर, पूरा वही जो पढ़ाया था वही अवेलेबल है। यूट्यूब में मेंबरशिप लेके आप पूरा देख सकते हैं, एवरीथिंग इज देयर कि कितना ऑनेस्ट ईमानदारी से पढ़ाया गया था, वो अब सब देख सकते हैं। वो केवल क्लास तक सीमित नहीं है, वो पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल है कि आप देखिए
3,000 रुपए खर्च करके देखिए उसकी क्या क्वालिटी था उसका, नहीं तो चलो 300 रुपए देके आप यूट्यूब में देखिए मेंबरशिप में जाके कि क्या तो मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग ऑनेस्टी से काम किया और हम लोगों ने इतना बड़ा सेंटर पूरा का पूरा ड्रीम सेंटर था, इस ड्रीम सेंटर में सिर्फ अभी ऑफिस चल रहा है, बाकी सब चीजें हमने ऑफ कर रखी है यहाँ पे। हाँ, तो कई बार मन को खराब लगता है सर, कई बार तो ऐसा फील होता है कि मतलब मुझे भी कई बार लगता है कि हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी। कोई बात नहीं सर, क्या होता है कि मुझे लगता है कि लाइफ में सबसे बड़ी चीज है वैल्यू को पकड़ के रखना, बहुत मुश्किल, बहुत टफ चीज है वो, हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई धंधे के पीछे पैसे के पीछे कुछ भी करने तैयार है। और हम लोग सर हमने देखा है ना कितने लोग ऐसे हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों को अब्रॉड एमबीबीएस को प्रमोट करते हैं। हाँ, रशिया में जाके एमबीबीएस कर लो। अब जबकि उसकी वैल्यू क्या है, आज तुम वहां जाके रशियन लैंग्वेज सीखो, ये सीखो, चलो आजकल इंग्लिश में होने लग गया, लेकिन उसको आके तुम यहाँ पे वापस कंपटीशन देना है। भाई जब तुमको यहाँ की जब वापस कंपटीशन में उतरना ही है तो पहले ही कंपटीशन करके जाओ एंड एक्सेप्ट द ट्रूथ। तुम आज बोलो कि तुम धनुर्विद्या सीखना चाहते हो तो तुम अर्जुन नहीं बन सकते। अर्जुन, हर कोई अर्जुन नहीं बन सकता। अर्जुन के गुरु, सब पांडवों के गुरु, सब कौरवों के गुरु तो द्रोणाचार्य ही थे ना। हाँ। सोच का फर्क था। जब चिड़िया की आंख पे निशाना लगाता था तो हर व्यक्ति को अलग अलग चीजें दिखाई दे रही थी, पर अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। चलो अब बहुत सीरियस बातें कर ली हमने आपसे, तो दूसरी बात है कि आपकी अरेंज मैरिज है लव मैरिज है? सर लगता है लव मैरिज कर पाऊंगा मैं। ये देखो आपको डाउट क्यों है इस बात को लेके? क्या होता है ना, हर व्यक्ति को अपने अंदर एक बार झांक के देख लेना चाहिए और उसके अनुसार प्रोसीड करना चाहिए। मेरी जब शादी का बात चल रहा था ना, तो अब चूंकि तो आपकी शादी हुई थी, आपने कितनी गर्ल्स को देखा था और मतलब रिजेक्शन सिलेक्शन का रेशियो क्या था? रिजेक्शन सिलेक्शन का रेशियो एज सच तो मुझे इतना याद नहीं है, पर मतलब ऐसा होता था जिसको मैं सेलेक्ट करके जाता था उसको घर वाले रिजेक्ट कर देते थे। अच्छा। और मेरा सिलेक्शन का मुद्दा, मेरा क्लियर फंडा था। मेरे सिलेक्शन का क्राइटेरिया पता क्या था? हम तो आपको आश्चर्य होगा। हाँ, जिस लड़की को मराठी नहीं आती थी मैं उसे सेलेक्ट कर देता था। हाँ, अरे मत बोलो मराठी के बारे में सर, मतलब गड़बड़ मामला हो जाएगा। आजकल मराठी का आंदोलन चल रहा है महाराष्ट्र में। तो चलने एक्चुअली क्या हमारा जो बिजनेस है तो मराठी में बात करते हो तो? हाँ, तो मुझे आती है ना, मेरे घर वालों को भी आती है, इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे सिखा देना। तो मैं हर उस लड़की को हाँ करता था जिसको मराठी नहीं आती थी, क्योंकि मुझे जो रिश्ते आते थे वो कैसे आते थे, कोई तमिलनाडु का है, केरला का है, कर्नाटक है, आंध्रा है, मैं सबको हाँ करता था। मेरे घर वाले उसको मना कर देते, बोले उसको मराठी नहीं आती। बोला तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ थोड़ी रहेगी, मेरे साथ रहेगी, तो मेरे लिए तुम सोच नहीं पा रहे हो। अच्छा, ये देखो, ये होता है फ्यूचर प्रूफ करना कि दी जो है घर में कोई एल्डर मेंबर दी वाइफ को कुछ कह रहा है मराठी में तो उसकी समझ में ना आए, और ये हिंदी में तो ये दूसरी भाषा में तो उनको समझ में ना आए। हाँ? झगड़ा ना ही होगा फिर। बिल्कुल, मैं तो यही सोचा था, लेकिन इतनी दूर की, मतलब ये तो फिजिक्स का फार्मूला जैसा हो गया। ये जोड़ोगे तो इसका ये निकल आएगा। पर वही है ना, पर मैं डिपेंडेंट घर वालों पे था। मैं तुमको बोला भाई तुम तो देख के आओ, पहले तुम देख लो, तुम बस मुझे बता देना कि इस लड़की को देखने जाना है, यहाँ चलना है। बोला हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। मतलब मैंने लगभग ऐसे ही देखा जाए तो मैंने जैसे 15 या 20 के आसपास मैंने लड़कियों को देखा होगा, मतलब देखने जो विजिट करने गया था। मैं रिजेक्ट के तौर पे, यदि आप ऐसा बोले कि मैंने किसी को रिजेक्ट किया है, तो बस वो वही रहा होगा कि जैसे एक बहुत ही थोड़ा मिसमैच ना हो। जैसे मेरी हाइट है, बाकी आपने सबको सिलेक्ट किया था मेरी साइड से तो लगभग हाँ सबको सिलेक्ट किया था। हम तो 15-20 को देख जाने भी नहीं सिलेक्ट, तो रिजेक्ट का तो बात ही छोड़ो। क्योंकि क्या होता है ना, एक आपको वो थोड़ा मैचिंग तो आपको देखनी पड़ेगी उस समय। जैसे भी उस समय जो भी हमारे फिजिकल डायमेंशंस रहेंगे उसी हिसाब से हम सिलेक्शन पे देख रहे थे। अब मेरी हाइट ज्यादा है, 5'10" की हाइट है, तो अब मैं अब ऐसी लड़की से शादी करूं जिसकी हाइट प्रॉपर 5 फुट पे ही है या थोड़ी छोटी आ रही है। अब क्या होता है ना, वो क्राइटेरिया अपने तो समझ के बाहर है। मैथमेटिक्स बहुत तगड़ा है वाला, तो हम तो सोच भी नहीं पाते हैं ना। तो हमारे लिए डिफरेंट ही, ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ल्ड है मेरे लिए। तो मतलब मैं सोच ही नहीं पाता इस बारे में ना, क्योंकि सुनता हूँ तो मुझे अविश्वसनीय नहीं लगता है मुझे। मतलब मेरे को खुद को होता है कहीं किसी को जानते ही नहीं है, आप पहुंच गए परमानेंटली है, तब शादी कर लिए परमानेंटली, तब कैसे, मतलब वो तो एक लॉटरी जैसा हो गया, फुल लॉटरी हो गया है। तो मतलब पता नहीं, मतलब मेरा ऐसा मानना है। लॉटरी जैसा तो है, पर क्या होता है ना, देखो
एक ये है कि आपका उस समय क्या ये होता है, क्या किस हिसाब से उस मोमेंट वाली बात होती है। उस समय देखो, उस समय हमने तो बस इतना ही सोचा था कि भाई थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हो, ताकि ऐसा ना हो कि जब किसी 4 लोगों में बैठे तो बिल्कुल ही कि कुछ भी ना बोल पाए, तो थोड़ी इंग्लिश आती हो, थोड़ी आती हो बोले। इंग्लिश में कहावत है, इट इज बेटर टू बी विद द नोन डेविल हाँ इंस्टेड ऑफ अननोन डेविल। मतलब एक जाने पहचाने राक्षस के साथ रहना ज्यादा बेहतर है, जिसको नहीं जानते उसके साथ। तो हमने तो पूरा ब्लाइंड गेम खेला ये नहीं चला गया ना क्लिप कट के आपके घर है मेरे घर, तो फिर सोचना ना घर में क्या होने वाला मेरे है। घर में तो मालूम है, मेरी वाइफ को मालूम है। मैंने तो वाइफ को बताया था, बोले कि मैं तो हर उस लड़की को हाँ करके आता था जिसको मराठी नहीं आती थी। बोले पर घर वाले पीछे से जाके मना करके आते थे, क्योंकि क्या होता है, मैं तो हाँ करके चला गया, पर बात ही तो बाद में पीछे वो भी तो बात कर रहे हैं। क्योंकि रिश्ता ऐसे थोड़ी कि आज आपने हाँ बोला और कल शादी हो जाएगी, नहीं होती थी ना ऐसे, टाइम लगता है। अरेंज मैरिज में भी टाइम लगता है सर। लव मैरिज में जैसे लव मैरिज में क्या होता है कि 2 कपल्स एक दूसरे को टाइम दे रहे होते हैं। अरेंज मैरिज में फैमिलीज एक दूसरे को टाइम दे रही होती है कि भाई समझ में आता है नहीं आता है, वो अपने साथ एडजस्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, बहुत सारे फैक्टर वो देख रहे होते हैं अपनी जगह पे। और ये कुंडली मिलाओ, ये मिलाओ, वो मिलाओ, सब चीजें आप यहां तक हो गया। अब आगे का जमाना थोड़ा अलग आएगा, अभी मेडिकल रिपोर्ट्स मिला करेंगी। हाँ, और चालू हो चुका है, हो चुका है सच, ऐसा चालू हो भी चुका है। तो वो अच्छा होता है। क्या होता है, अब जैसे हमारी वाइफ है, मेरी वाइफ है एमबीए है, तो मैं कभी उससे ये नहीं बोलता कि तू एमबीए है करके तो तू जॉब कर, कोई जरूरी नहीं है, उनकी मर्जी है। मैं सक्षम हूं कि मैं तुम्हें 2 टाइम का खाना खिला सकता हूं, रहने के लिए छत दे सकता हूं। अब इसके आगे तुम्हारी मर्जी है, इफ यू वांट। अच्छा एक बात और बताओ, मतलब थोड़ा सा बड़ा ये वैसा ब्रूटल क्वेश्चन है, और मुझे लगता है बच्चे भी जानना चाहते हैं और कई लोग जानना चाहते हैं, और शायद आपको मतलब टच भी करे क्वेश्चन। आप इतने साल से ऑनलाइन में हैं, आप 18 से आप लगातार जुड़े हुए हैं, और अपने कई बैच, बहुत सिलेक्शन भी दिए हैं आपने, बहुत आउटस्टैंडिंग भी पढ़ाया हुआ आपने। लेकिन जब आप देखते हैं कि आपके सामने दूसरे फिजिक्स के टीचर आए, बहुत बाद में आए, और एकदम ह्यूज पॉपुलैरिटी पे गए, वो है ना, लोगों में एक प्रकार से उनका ऐसा इमेज क्रिएट कर दिया, ऑरा क्रिएट कर दिया गया उनमें कि साहब कि इनसे बेहतर तो कोई दुनिया में हो नहीं सकता है ना साहब, ये नहीं। तो आपको कई बार ऐसा मतलब कि कहीं पीछे छूट गए हैं, कुछ हो गया, रह गया है, कुछ आपको दिल में कभी लगता नहीं ऐसा? सर देखो, लगता तो है, ऐसा तो है नहीं कि मैं इंसान नहीं हूं, कि मुझ में फीलिंग्स नहीं है। पर मैं एक बात को समझता हूं, क्या होता है ना, कई बार है ना ऐसी चीजें होती है। देखो क्या है ना, मार्केटिंग एक अलग लेवल की दुनिया है। वो आपको फीड कराते हैं, और वो फीडिंग जो जिस प्रकार से कराई जाती है, यदि वो फीडिंग हमने करी होती, ये बात तो है कि एक आजकल वो एक पीआर के थ्रू एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है कि ये नहीं है तो फोमो। ये तो आपको कभी लगता नहीं कि ये नैरेटिव क्रिएट करने में मेरी असफलता है कि मैं आपके लिए नैरेटिव क्रिएट नहीं कर पाया एज ए सीईओ? मुझे ये नैरेटिव एक्चुअली क्या है, देखो सर, वो आपके मतलब लिए या मेरे लिए नहीं, मतलब मेरे बारे में वो करता है। मेरे को तो देखो क्या है, मैं तो ये नैरेटिव क्रिएट करवा सकता था, मैं चाहता तो। यदि मैं चाहता तो मैं मेरे एक्सपेंसेस पे भी करा सकता था। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि क्या है ना, कि बहुत सारे ऐसे टीचर भी हुए हैं ऑनलाइन की फील्ड में, क्योंकि हम भी 2018 से है आए। 1 साल के लिए बहुत तगड़ा बूम रहा उनका, 1 साल बहुत तगड़ा नाम रहा, अगले साल फिर गायब, फिर उनका नाम नहीं है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक रहे। उस प्लेटफॉर्म पे थे तो इसलिए लोग जान रहे थे, उसके बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पे गए, स्विचिंग भी कई लोगों ने करी, तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे गए, फिर उनका जानना मतलब लोग जानना बंद कर दिए। तो कुछ ऐसे विचार नहीं आया कि स्विच करें प्लेटफॉर्म? एक्चुअली सर पता है कि मैं कभी इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। मुझे इतना मालूम है कि या तो आप भरोसा करो या पहले ही मत करो। मतलब या तो आप नौकर वाली मेंटेलिटी रख के चलो कि कोई मेरे को 2 पैसे ज्यादा देगा तो मैं वहां कूद जाऊंगा, या फिर आप एक ओनर की तरह मेंटेलिटी रखो कि जहां जो है कभी ना कभी अपने को अच्छा मिल जाएगा। क्या होता है ना, जैसे मैं आपको बताऊं, रिलायंस एक कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है। अब धीरू भाई अंबानी जी ने अपने बेटों को भले ही संसार, उनकी पूरी जायदाद सौंपी हो, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शेडो फेसेस हैं जिनके पास, जो कंपनी को संभाल रहे होते हैं, और उनको बहुत कुछ दिया भी, बहुत कुछ उनको मिलता है। तो आपको मतलब ये जो एक स्यूडो नैरेटिव क्रिएट करके आपके सामने एक डेविल जैसा लाके खड़ा करके कि ये फला है, मतलब तो आपसे बच्चा भी छिटका, कई बार बच्चों भी उस, देखो नैरेटिव तो बनता है, तो फिर आदमी सोचता ना कि अच्छा तो आदमी चला जाता है उस प्रभाव में आके।
तो मन में आपको खराब तो लगता होगा। मुझे वो खराब कभी नहीं लगता है कि मैं यहीं पे जुड़ा रहा और मुझे इससे अच्छा पैकेज मिल रहा था तो मैं वहां नहीं गया। वो उस चीज का मुझे कभी खराब नहीं लगता, क्योंकि क्या है ना, हमने जिंदगी में क्या है, मैं भी धंधे वाला इंसान हूँ। मैंने भी, जैसे मैं बायोमेंटर जब ज्वाइन कर रहा था, मेरे खुद के भी क्लासेस थे, मैंने तो वो भी सेक्रीफाइस किए। मैं चाहता तो वो नहीं सेक्रीफाइस करता। हाँ। तो मुझे मेरे क्लासेस से, जब मैं क्लासेस चलाता तो मुझे एक चीज समझ में आई कि कोई भी क्लासेस को चलाने के लिए आपको उतने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक स्ट्रांग टीम ऐसी चाहिए जो टूटे नहीं। जो टूट गई तो आपका इंस्टीट्यूट बिखर जाएगा। जैसे मेरे क्लासेस जब थे, तो मेरे क्लासेस में मैंने उनको बोल रखा था, भाई तुम्हें इन्वेस्टमेंट भले ही मेरा रहा हो, लेकिन मैंने उनको इक्वल शेयर दिया कि भैया तुम टूट के कहीं जाना मत। यदि हम टूट गए, अलग हो गए ना, तो ये बचेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। हालांकि वो कोरोना आया तो वो एक अलग मुद्दा हो गया, और उसके बाद तो वो वैसे भी बिखर गया। तो मैं ये चीज दिमाग में जान के था, इसलिए मैंने इस चीज को समझा कि यदि मैं बायोमेंटर्स ज्वाइन कर रहा हूं तो बायोमेंटर्स बिखरना नहीं चाहिए और ये बना रहना चाहिए। ये मेरा मेंटेलिटी थी, और हमको घर से भी यही है, क्योंकि मैंने घर में भी वही देखा है कि अब जैसे मेरे पापा और मेरे चाचा। नहीं, जैसे मेरा तो ये प्रश्न था कि जैसे क्या होता है कि मैं तो देखो क्या है, मेरे को भी कई बच्चे सर ऐसा फिजिक्स में, तो मैं हमेशा भरोसा रखा मेरे को, क्योंकि मुझे मालूम, मैंने वो दिन देखे यहाँ बच्चे अपने फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किए। बिल्कुल ना, तो अपन तब तो कोई नहीं था। वी नो द क्वालिटी ऑफ कंटेंट की, कंटेंट की क्वालिटी क्या बोलती है, ठीक है ना। वो एक नैरेटिव बनाने की अलग बात होती है कि आप शेरो शायरी आज बोल के यदि देखो, मैं तो सिंपल सी बात करता हूं कि ये नैरेटिव बना के ही यदि खेलना है ना, तो कोई भी खेल सकता है। हाँ, आज मैं चाहूं कि मैं सोशल मीडिया पे मेरे 100-200 फैन पेज बनवा दूं, पैसा दूं, आजकल ऐसे 100-200 फैन पेज बन रहे हैं, फैन क्लब बन रहे हैं, फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग करा रहे हैं, नैरेटिव बिल्टअप कर रहे हैं। एक सिंपल सी बात मैं आपको रोबोट लगा रहे हैं, बोट्स लगा रहे हैं लाइव व्यू दिखाने के लिए। मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं, जैसे मान लो कि मैं आपका भक्त हूं, एक एज ए स्टूडेंट मैं आपका भक्त हूं, तो मैं नीट निकालने आया हूं, जेई निकालने आया हूं कि आपकी भक्ति करने आया हूं? जेई निकालने आया है और क्या? बस। तो फिर मैं क्या फैन चैनल बना के आपके वीडियो को पूरा देख के उसमें से क्लिप काटूंगा, फिर एडिट करूंगा? मतलब वो क्या मैं करूंगा? तो वो मैं कई बार मैं अपने बेटे को देखता हूँ, मेरे जो बायोमेंटर्स पढ़ रहा है, तो वो बोलता है कि उसने तमाम क्लासेस जब देख ली कि फाइनली बायोमेंटर्स पे आया कि सबसे बेस्ट यही है, तो वो कभी भी जिक्र भी नहीं करता कुछ, उसके पास टाइम ही नहीं है पढ़ने के अलावा, क्योंकि कारण ये वाला बच्चा कभी नहीं बताएगा, उसको कहाँ क्लिप काटेगा, कहाँ बनाएगा फैन क्लब। वो तो मतलब इसका मतलब एकदम ही फ्री, मतलब तो फ्री है बच्चा वो, और या वो बच्चा नहीं है। हाँ, ये भी सही बात बोल रहे हैं आप, कभी सोचा ही नहीं इस पर्सपेक्टिव में हमने। या तो मतलब यदि वो बच्चा फैन क्लब बना के बैठा है तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम है फिर, क्योंकि उसका टाइम इसमें निकल रहा है। भले आज ना एआई तुमको काट के छुट के 2 मिनट में दे रहा है, इससे पहले तो टाइम लगता था। 2018 में जब हम काम करते थे तो हमारे कितने फैन क्लब ऐसे बने होंगे, कोई एक आध बच्चे ने कुछ बनाया होगा थोड़ा बहुत। 9-9, 10-10 लाख बच्चे लाइव में जा रहे हैं, 5-5 लाख बच्चे लाइव में हो रहे हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं, सब चल रहा है, सब लोग। हम लोग जब 2018 परसेप्शन बिल्टअप हो रहा है पूरा है। जब 2018 में हम लोग जब लाइव लेते थे, 1000-2000 बच्चे हो जाते थे, तो हम लोग को टेंशन हो जाती थी कि अब इतने बच्चों को रिप्लाई कैसे देंगे, क्योंकि हम लोग कम्युनिकेट भी करते थे। और हम लोग के लाइव में उस समय वो उतने बच्चे रहते थे, और वो एक फिगर था कि हम मान सकते हैं उतना पढ़ने वाला बच्चा होता है, वो करता है। अभी आज नैरेटिव बन रहा है कि भैया कि 5 लाख बच्चा एक साथ लाइव देख रहा है। जब मोदी जी लाइव होते हैं, मोदी जी को इतना लाख बच्चा लोग नहीं सुनते हैं, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, 150 करोड़ की आबादी है, 30-50 करोड़ की फैमिलीज हैं, हर फैमिली में अपने 45%, 40% वोट पे भी सरकार दी आ गई है। तो मतलब ये कि 60 1 करोड़ लोग तो है ही, वो तो जो उनके फॉलोअर है। बिल्कुल। तो लेकिन वो भी नहीं देखते, तो कहने का मतलब है कि ये सब चीजें, तो मतलब ये कि इस समय दुनिया बहुत सारी नैरेटिव पे चल रही है, दुनिया वर्ल्ड जो है। तो लेकिन कभी मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ईमानदारी से आंसर दे कि समटाइम्स आपको कभी लगता होगा ना कि जितना बाकी लोग एक पढ़ाने से ज्यादा पूरी मार्केटिंग बिल्टअप, नैरेटिव बिल्टअप में इतना टाइम लगाए हैं, एज ए CEO मुझे भी वो समय लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था? क्योंकि आपने देखा, मैंने बिल्कुल ऑनेस्टी से जो फंडामेंटल्स उस पर ही काम किया। मैंने कभी भी बच्चों को कोर से दूर नहीं किया। मैं इसका सर देखो, क्या होता है ना, डिफरेंस कहां से आता है। अ गुड टीचर कैन नॉट बी अ गुड बिजनेसमैन, एंड अ गुड बिजनेसमैन कैन नॉट बी अ गुड टीचर। रेयरली कई लोगों के पास में ये क्वालिटीज आती हैं।
अब आप मुझसे बोलोगे कि आप करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, तो मैं देखो ये बोलूंगा कि हम लोगों ने अपना काम ईमानदारी के पर्सपेक्टिव से किया कि हम लोग उस समय पहुंचे, हम लोगों ने इस चीज को कभी सोचा नहीं, एज अ धंधा नहीं सोचा, एज अ बिजनेस नहीं सोचा। हम लोग इसे एज अ सर्विस की तरह से देख रहे थे कि हाँ भाई हम अच्छा करते रहेंगे, वर्ड ऑफ माउथ से थोड़ा बहुत रुपया खर्च नहीं किया एड पे, वर्ड ऑफ माउथ से चल रहा सब कुछ है। सब लोग अभी भी जो बच्चे हमको देखते हैं ना, उनको मालूम है कि बायोमेट्रिक्स का एड कहीं नहीं दिखता। हाँ, बाकी लोगों के कोई भी तुम रील देखो, इस पे भी ऐड आएगा इस पे भी ऐड आएगा। तो ऐड के भरोसे यदि चला चालू रखते हैं हम, आजकल रेट चालू कर दिया हमने। नहीं तो देखो, दो पैसे उनसे ही कमा ले। हाँ, क्या फर्क पड़ रहा है। तो वो एक अलग है। अब देखो आप, मैं बताऊं, आप कैलेंडर का ऐप खोल के देखो, उसमें किसी का ऐड चल ही रहा होगा। आप गूगल पे कुछ डालो, उसमें किसी का ऐड चल रहा होगा। आप इंस्टाग्राम पे रील स्वाइप कर रहे हो, 4-5 रील जाएंगी, उसके बाद किसी का ऐड आ जाएगा। ये होता है, चल रहा है, क्योंकि वो नैरेटिव बना बना के वो कर रहे हैं। अब यदि मुझसे आप पूछो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कि अब मैं इसे एज अ कोचिंग को बिजनेस मान लूं, तो मैं बोलूंगा कि नैरेटिव बनाना चाहिए, थोड़ा सा काम करना चाहिए। पर यदि आप मुझसे बोलोगे हम जो बायोमेट्रिक्स के जो वैल्यूज के हिसाब से जो है, तो नहीं करना चाहिए। मैं दोनों तरफ से आपको बोल रहा हूं। अब ये चॉइस पे डिपेंड करता है ना सर, कि हम इसे क्या धंधा बनाना चाहते हैं, बिजनेस बनाना चाहते हैं। अब देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जब मैंने इसको बिल्टअप किया एज ए वैल्यू लगा के, तो मैं शून्य से शुरू करके वहां तक पहुंचा, ठीक है ना। और वो चीजें सब काम कर रही थी, बिल्कुल ना, सब चीजें सही, समीकरण सब सही बैठे थे। जैसा वक्त बदलता है चीजों का ना, तो ए पर्सन शुड बी हैव कैपेबिलिटी टू अडॉप्टेबिलिटी होना चाहिए। तो मैं धीमे धीमे अपने आप को ट्यून अप कर, मैं वैल्यूज पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, उसके बजाय मैं धंधा चेंज करना पसंद करूंगा, कुछ और करना पसंद करूंगा, क्योंकि बिकॉज मेरे लिए वो वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कि हाँ, जो नैरेटिव बिल्टअप का जो चीज़ था या जो था, तो मतलब मैं उसके लिए ये इंटरव्यू में आप बोल रहा हूँ कि मैं सर से भी सॉरी बोलूँगा कि फिजिक्स में इतने अच्छे टीचर होने के बावजूद, आप इतने ज़बरदस्त टीचर हैं, उसके बावजूद जो है मैं आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव कि साहब इनके सामने आ गए तो कुछ हो नहीं सकता है, ये नहीं पेंशन नहीं पड़ा तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो में क्रिएट नहीं कर पाया आपका। मैं आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो चलता है सर। देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मेरे पास है ना, पहले जब बीच में कहीं आपने किन्हीं बच्चों को बीच में मेरा नंबर आपने शेयर किया था शायद, हाँ। तो मेरे को कॉल आना चालू हो गए थे कि कुछ बच्चों ने आपको बोला कि सर फिजिक्स में दिक्कत हो रही है, ऐसा है रहा है, तो आपने शायद नंबर शेयर किया था कुछ बच्चों को। तो मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी, और ये मैं बता रहा हूँ, मैं भोपाल आने के बाद में, मतलब 21 या 22 के टाइम पे, कि सर हम है ना एक पर्टिकुलर मतलब हम बायोमेट्रिक्स से भी जुड़े हुए हैं और XYZ से भी जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ में क्या हो रहा है सर, कि जब हम लेक्चर देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो हमें आपका लेक्चर समझने के लिए पहले हमको एक लेक्चर और देखना पड़ रहा है। पर अब एक समस्या और है, हम सिर्फ उनका लेक्चर देखें, समझ में तो सब आ रहा है, पर DPS सॉल्व नहीं हो रही है, हमारी टेस्ट पेपर क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो अब समस्या कहां पे है? अब समस्या बच्चे के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। ये चीज को जब तक बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, क्या होता है ना, एक जो डिफरेंशिएट जो हम करते हैं ना क्लास में, कि एक बच्चा अच्छे लेवल पे कर रहा है तो क्योंकि उसके बेसिक्स अच्छे हैं, उसने बचपन में पढ़ाई करना इसीलिए जरूरी होता है। यदि आपने बचपन में पढ़ाई नहीं करी होगी ना, और आप सोचो कि एकदम से जाके कुछ नया कर ले, तो वो बहुत मुश्किल होता है। जैसे आज हम कहते हैं ना कि कई बार मैं बोलते बोलते होता है ये रॉकेट साइंस नहीं है, तो वो इसीलिए बोलता हूं क्योंकि जब आप रॉकेट की पढ़ाई करने जब बैठ जाओगे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ भी बात नहीं करते। बहुत सारी चीजें होती है जिनके बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करी जाती, क्योंकि हम एज अ कोचिंग यदि हमको फिजिक्स पढ़ानी होगी ना, जैसे आप SC वर्मा सर का हम नाम ले रहे हैं, जस्ट ही इज द लीजेंडरी टीचर, पर आप देखिए बच्चा तो उनको भी नहीं सुनना पसंद करता। बच्चा उनके फॉलोअर उतने नहीं है जितने फिजिक्स के दूसरे टीचर के फॉलोअर है, हाँ, जो $1 बिलियन कंपनी बना के बैठा है। आज हकीकत है कि SC वर्मा सर यदि पेपर बना देना, एक वो बोले हैं कि AI मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, मैं क्वेश्चन बना दूंगा। तो AI को तो छोड़ दो, हाँ। AI देखो, AI तो उस पे काम कर रहा है, हाँ, जो डेटा अवेलेबल, हाँ, है। मैं तो बोलता हूँ फिजिक्स के भतेरे जो टीचर्स बने पड़े हैं ना, उनसे भी ना हिलें आधे क्वेश्चन, हाँ, ये यदि वो उतर जाए। SC वर्मा सर को नो वन कैन चैलेंज, SC वर्मा सर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, हाँ, है वो, लेकिन ही इज बट नॉट दैट सक्सेसफुल एज अ फिजिक्स टीचर। अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो ये तो बात आपने बहुत पते की बात बोली आपने ना, क्योंकि जरूरी नहीं है ना, क्योंकि क्या देखो, अब उनको भी वही बच्चा सुनना पसंद करता है जो IIT पे पहुंच चुका है, हाँ, और वही बच्चा जो IIT की तैयारी कर रहा होता है तब इतना उनको नहीं सुनना पसंद करता, क्योंकि
कहीं ना कहीं वो जब बातें करते हैं तो क्या होता है, नहीं एक होता है ना समा बांधना, आज की तारीख में ऐसा हो गया कि आज की तारीख में यू शुड बी ए शोमैन। हाँ, एंड यू, मतलब आप बुरा मतलब पर यू फेल्ट टू बी ए शोमैन। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई तो अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप इनके जो देख रहे हैं उनके लिए आप शोमैन जैसे नहीं है आप। हाँ नहीं बिल्कुल सर, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब क्या है देखो, अभी धीरे धीरे चीजें क्या होती है, लेकिन शोमैन होने से क्या पेपर बन जाएगा? शोमैन होने से पेपर बनने की संभावना सर फिर क्या हो ना, फिर या तो शोमैनगिरी कर लो या फिर पढ़ा लो। तो अब इसका बीच का रास्ते पे हम बहुत सीरियस हो गया ये मुद्दा पूरा। नहीं वो कोई दिक्कत अभी नहीं। ये बताओ मेरे को कि आपको खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है? खाने मिठाई कौन सी पसंद है आपको? मैं सर अभी करंटली अभी 4 दिन के बाद में मैं मेरे वहां जाने वाला हूँ राजस्थान, मिठाइयाँ खाने। घेवर, अभी घेवर का सीजन चालू हो गया, घेवर और मालपुआ, अभी ये सीजन चालू हो गया। कोई आदमी आपसे बोले कि सर मैं ना मिठाई खाने जा रहा हूँ बाहर, हमने कहा क्या कर रहे हैं, घेवर खाने जा रहा हूँ। तो आप सोचो कि क्या मतलब इस लड़का का आपका मतलब मिठाई का शौक इस लेवल का आपका। हाँ एक्चुअली क्या है ना, हम जहाँ बचपन से रहे ना, वहाँ पे 4-5 जैसे हलवाइयों की दुकानें हैं, तो वो मेरे पापा को रोज बता के जाते थे कि आज हमारे यहाँ यह बना है। तो हम रोज मिठाई खाते थे, रोज, और अच्छी क्वालिटी की मिठाइयाँ, थोड़ी और सस्ती भी, क्योंकि चूंकि गांव थोड़ा छोटा है, तहसील टाइप का है, तो वहां इतना महंगा बेच भी नहीं सकते। तो सस्ती भी, क्वालिटी भी अच्छी, क्योंकि मालूम है कुछ मिलावट दे तो लोकल पब्लिक है मारेगी, और तो मिलावट भी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे भोपाल में जैसे आप कुछ मिलावट करके मिठाई दे भी दो तो कौन क्या बोलने जाने वाला है। हाँ। सब मिलावट का काम चल रहा है। लेकिन वहां के छोटे शहरों में चीजें खाने का बहुत शौक है आपको? खाने का बहुत शौक है, हम खाने के लिए बहुत कुछ जाते हैं। मैं तो जैसे क्या बोलते हैं, हम बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं। अब मैं कई बार मैं मुंबई जाता हूँ ऐसे ही, इधर लगे जाके एक दिन वड़ा पाव खा के आऊंगा, मिसल पाव खा के आऊंगा, ये खा के आऊंगा करके। चलिए ना, तो बहुत लंबा इंटरव्यू है, लेकिन एक इंसाइट लिया हमने, सोचा कि चलो पढ़ाई के अलावा बात करते हैं, कई चीजें जानते हैं कि हम लोग के मन में क्या चल रहा है, सर के मन में क्या चल रहा है, और जो हम लोग फेस कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं। बायोमेंटस बहुत ऑनेस्ट इंस्टीट्यूट है, बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। मतलब देखिए, कोई दूसरा इंस्टीट्यूट होता तो बोलता नहीं भैया आने दो बच्चे, जो भी ऑफलाइन में आ रहे हैं आने दो टाइप से। हम लोग ने रोका, स्टॉप किया कि नहीं भाई अभी क्योंकि हम कंसर्न है पेरेंट्स से। हमको लगता है कि पेरेंट्स का एक भी रुपया बर्बाद नहीं जाना चाहिए, बच्चे ऑनेस्टली इसको ऑनर करना चाहिए, क्योंकि ये पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी है। एंड वी फील लाइक कल्प्रिट कि बच्चा वहाँ पर आता है और पढ़ता नहीं है तो हमें कल्प्रिट जैसा फील होता है। तो वो फीलिंग से हम बचने के लिए करोड़ों रुपए न्यौछावर हैं, ठीक है। तो वो हम लोग, चलिए मिलते हैं फिर कभी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।